तो चलिए भाई लोग, आज से क्लास 9 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने के पहले 2 मिनट बात कर लेते हैं। देखिए, सामान्यतः लड़के 9, 10 या 11, 12 तक क्या करते हैं कि जो स्कूल या कोचिंग से होमवर्क मिला रहता है, अगर वो होमवर्क नहीं कर पाते हैं तब वो यूट्यूब पर सर्च करते हैं किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तब उसको देखते हैं, सॉल्व करके चले जाते हैं। लेकिन मैं अपनी इस क्लास को इस प्रकार से डिजाइन किया हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार, तो आपके स्कूल का क्लास या फिर कोचिंग का क्लास इसके सामने छोटा पड़ने लगेगा। दूसरी बात कि जब आप स्कूल में या फिर कोचिंग में पढ़ते हैं, उस समय जब कोई डाउट आता है या कोई ऐसी बात आती है जो आप नहीं जानते हैं छोटे क्लास का, और ये सोचते हैं कि वो पता होता तो आगे वाली बात समझने में आसान होती, पर क्या होता है कि आप उसे कोचिंग में या स्कूल में पूछ नहीं पाते हैं। झिझक ये होता है कि अगर आप पूछेंगे तो सहपाठी लोग हंसेंगे या फिर टीचर हंसेंगे कि इसको ये चीज़ नहीं आता है। लेकिन हम यहाँ पे आपके सारे सवाल का जवाब देंगे। आप छोटे से लेकर बड़ा तक कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो आप पूछ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और दूसरी बात, हम ये नहीं सोचेंगे कि आप 9 क्लास में पढ़ने आए हैं तो 8 तक का सारा मैथ आपको पता होने चाहिए या सारी कॉन्सेप्ट याद ही है, सब कुछ याद है, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम बिल्कुल नए से पढ़ाने का और समझाने का प्रयास करेंगे और जो पूछिएगा उसका उत्तर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा विषय है गणित। और वर्ग है 9th। पाठ 1, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसमें करेंगे प्रश्नावली 1.1 का बेसिक। देखिए, अब सबसे पहले तो बात आता है कि मैथ क्या है। मैथ का परिभाषा है, ये सब इस क्लास और इसके सिलेबस के बाहर है। हालांकि इस पर हम क्लास लेंगे जब इंटर का पढ़ाई स्टार्ट करेंगे मैथ का। उसके बाद दूसरे बात आता है संख्या पद्धति। संख्या में क्या आता है? संख्या। संख्या भी इस क्लास के विषय के बाहर है, फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि संख्या वह गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग हम लोग किसी वस्तु को गणना करने, मापने या फिर उनकी तुलना करने में करते हैं। आइए इसकी परिभाषा ही लिख लेते हैं। संख्या, जिसे अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। तो इसका परिभाषा सामान्य तौर पर इस प्रकार दिया जाता है कि संख्या वह गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग वस्तुओं के गणना करने में, मापने में या उनकी
तुलना करने में करते हैं। ये आपका संख्या का काम चलाऊ परिभाषा हो गया। अब इसके अर्थ को समझ लेते हैं। संख्या वह गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग वस्तुओं की गणना करने, मापने में या उनकी तुलना करने में करते हैं। इसका अर्थ हुआ क्या कि अगर संख्या है उसी के सहायता से वस्तुओं का गणना किया जाता है कि एक है वस्तु, दो है या 2000 है, यह कितना है। दूसरा का है मापने में, जैसे कोई वस्तु है तो कितना लंबा है, या फिर कितने केजी का है भार है, तो या फिर द्रव है तो कितना लीटर है, ये मापने में हो गया। और दूसरा है तुलना करने में। मान लीजिए कि ये यहाँ पर इतना कुछ द्रव है, यहाँ पर इतना कुछ द्रव है, हम तुलना करते हैं कि कौन ज्यादा है कौन कम है। इसमें भी संख्या का इस्तेमाल होता है कि ये मान लेते हैं कि 2 लीटर है, ये 3 लीटर है। इस प्रकार कोई अगर लंबाई का है छड़ी, मान लीजिए कोई इतना बड़ा है कोई इससे इतना बड़ा है, तो वहां पर भी तुलना करेंगे कि ये इतना लंबा है ये इतना लंबा है। ये इसका सामान्य अर्थ हो गया। अब संख्या का बात हो गया। अब आते हैं संख्या पद्धति, अंग्रेजी में नंबर सिस्टम। इसका भी थोड़ा सा परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं। तो संख्या पद्धति जो है, संख्या पद्धति इसको अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहते हैं। ये गणित का एक भाग है जिसमें हम संख्याओं के बारे में, उनके गुणों को या फिर उनके विशेषताओं को या फिर उनके अंतर संबंध को, उनकी वर्गीकरण को इत्यादि को इसमें पढ़ते हैं। तो इसी के आधार पर इसका परिभाषा भी एक ऐसे ही निकाल लेते हैं कि संख्या पद्धति गणित का वह भाग है जिसमें संख्याओं, उनके गुणों, उनके वर्गीकरण, उनके अंतर संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। ये आपका हो गया संख्या पद्धति का परिभाषा कह लीजिए। हालांकि इन दोनों का जरूरत नहीं है, 9 क्लास तक इन दोनों का जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग के देहात में ऐसा है कि नहीं लिखवाया जाएगा, नहीं बताया जाएगा तो लगेगा कि पढ़ाई ही नहीं हुआ है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आगे बात करते हैं जहां से 9 क्लास का पहला पाठ जो है संख्या पद्धति स्टार्ट होता है। उसमें सबसे पहले बात आता है प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्या अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। सबसे पहले बात आएगा प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। ये क्या होता है
ये होता क्या है कि 1 2 3 डॉट डॉट 3000 4000 10,000 20,000 लाख करोड़ करते करते अनंत तक, 1 2 3 डॉट डॉट करते करते अनंत तक की जो संख्या होता है उसी को कहते हैं प्राकृत संख्या। तो परिभाषा भी इसकी वैसे ही हो जाएगी, परिभाषा में कुछ खास नहीं है, इसी को सिर्फ व्यवस्थित ढंग से लिख देना है। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक के संख्याओं के संग्रह कहिए या फिर समूह कहिए या फिर समुच्चय कहिए या फिर सेट कहिए, सब एक ही चीज है, लेकिन सेट और समुच्चय जो है इंटर का विषय हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आता है संग्रह या समूह में से कोई एक चीज ले लेते हैं, तो समूह को हटाकर हम संग्रह ही लेते हैं। तो हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक के संख्याओं के संग्रह को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे बड़ा N से सूचित करते हैं। तो इसके परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है, बस वही है जो समझदारी है उसी को कह देना है कि 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक के संख्याओं के संग्रह को प्राकृत संख्या कहते हैं, ऐसे N से सूचित करते हैं। अब इसमें एक और बात है कि जो 1 2 3 4 संख्या है अनंत तक जैसे जाता है, इसका इस्तेमाल हम लोग किसी वस्तु को गिनने में करते हैं। जैसे कोई भी वस्तु बहुत सारा है तो उसको गिनने का इस्तेमाल इसी संख्या को करते हैं, 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 जहां तक चल जाए वहां तक। इसलिए इस संख्या का एक दूसरा नाम है गणना संख्या या गिनती संख्या, जिसको अंग्रेजी में काउंटिंग नंबर कहते हैं। तो इसका कारण ये है कि ये जो संख्या है प्राकृत संख्या, इसका उपयोग हम लोग वस्तुओं के गिनती में या उसके गणना में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस संख्या को गणना संख्या या फिर काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। इसको भी इसमें लिख लेते हैं। इसे ही गणना या फिर गिनती, गणना या गिनती संख्या अंग्रेजी में काउंटिंग नंबर कहते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, बस इतना ही है प्राकृत संख्या बारे में कि 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक के संख्याओं के संग्रह को प्राकृत संख्या कहते हैं, इसे N से सूचित करते हैं। क्योंकि इसका उपयोग गणना वस्तु के गणना में होता है, इसलिए इसे ही गिनती संख्या या फिर काउंटिंग नंबर कहते हैं। इतना हो गया। अब देखिए, जब इतना प्राप्त हुआ तो आगे क्या हुआ कि जब हम लिखने जाते हैं 1 2 3 डॉट डॉट 9 10 11 12 डॉट डॉट 20 डॉट डॉट आगे चला जाता है, तो इसके बाद 9 के बाद से ही हम जितनी भी संख्याएं आगे चले जाएं तो हम ये देखते हैं कि 1 से 9 तक की संख्याओं के मिलाने से ही बना है। जैसे 12 बना है तो 1 और 2 से बना है, या फिर 77 बनेगा तो 7 और 7 2 बार लेने से बना है। जितने भी इसके आगे संख्या के चलते जाएंगे वो सारे के सारे इन्हीं संख्याओं के आपस में मिलने से होता है, आगे पीछे करके रिपीट होने से बनता है। लेकिन एक बात समस्या आता है कि जब हम 10 या 20 या 100 के बारे में बात करते हैं तो इसमें रिपीट नहीं करता है वो।
क्या कि 100 में 1 होता है लेकिन 0 होता है, जो इसमें नहीं है। 10 में तो 1 है इसमें, लेकिन इसके 0 नहीं है। इसका मतलब हुआ ये जो संख्या है 1 से लेकर करके ये अनंत तक जाता है, यह संख्या अधूरा है, पूरा नहीं है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए इसमें एक और संख्या हम ऐड कर दिए, 0। अब क्या हुआ कि 0 से 9 तक की अगर हम संख्या ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके बाद जितने भी संख्या आएंगी वो सारा के सारा इसी से बना होगा। तो इस संख्या का जो नया संग्रह प्राप्त हुआ है कि हम प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर दिए, ये एक नया संग्रह बन गया और यह अधूरा नहीं, अब पूरा हो गया है। इसलिए इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। इस संग्रह को नया नाम देते हैं पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में इसका नाम होता है होल नंबर। होल का मतलब आप लोग समझते हैं ना, ये वाला होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब छिद्र या बिल होता है, जो 0 की आकृति का होता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिसमें होल लगा हो वही होल नंबर कहलाता है। और हिंदी में पूर्ण संख्या काहे कहते हैं, इसका भी अर्थ हम बता दिए हैं। तो प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या आता है। चलिए अब उसका भी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा में कुछ नहीं है, वही जो हम लोग समझे हैं उसी को अपने भाषा में थोड़ा सा लिख लेते हैं, बस परिभाषा हो जाएगा। पूर्ण संख्या अंग्रेजी में होल नंबर, इसका परिभाषा उसी प्रकार दिया जाएगा, लेकिन आगे 0 लगा दिया जाएगा। 0 1 2 3 डॉट 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 3 ही अनंत तक के संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित करते हैं। W से सूचित करते हैं। बस हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में एक ही का अंतर है, 0 का। इसमें 0 नहीं है, इसके यहाँ जो संग्रह है उसमें 0 नहीं है, तो ये हो जाएगा प्राकृत संख्या। और इसमें 0 है तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। जैसे अगर हम इसमें रखते हैं 1 2 3 4 अनंत तक, तो ये हो जाएगा प्राकृत संख्या। और इसमें एक 0 ऐड कर देंगे तो ये वाला संख्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो कभी कभी ऐसे बोला जाता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसको ऐसे बोला जाता है, इसका बहुत बार इस्तेमाल किया जाएगा आगे भी, इसको ध्यान रखिएगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। इसमें क्या होता है कि कहते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, परंतु सभी पूर्ण संख्या
प्रकृत संख्या नहीं है, नहीं है। एग्जाम्पल में ऐसे 0 लिख दीजिए बस। अब देखिए, जब हम ये बोलते हैं कि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो यहाँ हम प्रकृत से पूर्ण की ओर जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं? प्रकृत से पूर्ण। इसमें है कि पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं है, तो इसमें हम लोग पूर्ण से प्रकृत की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर प्रकृत से पूर्ण और यहाँ पर पूर्ण से प्रकृत। तो जब प्रकृत से पूर्ण जा रहे हैं तब है, लेकिन जब पूर्ण से प्रकृत जा रहे हैं तब नहीं है। तो इस ग्राफ में समझ लेते हैं कि एक बार हम प्रकृत से पूर्ण की ओर जा रहे हैं और एक बार बोल रहे हैं कि पूर्ण से प्रकृत। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी हम छोटे से बड़ा में जाएंगे तब हाँ होता है, और जब बड़ा से छोटा में आएंगे तो ना होता है। ये सभी प्रकार के जितने भी इस प्रकार के ग्राफ बनेंगे, आगे भी हम इसको बताएंगे, इसलिए बता दें इस पर जोर देकर, उसमें सारे में ये काम करता है। ये हाँ होता है और ये होता है ना। जैसे अंदर से बाहर जा रहे हैं यानी प्रकृत से पूर्ण की ओर जा रहे हैं तब हाँ होगा। सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन जब यहाँ से बाहर से अंदर की ओर जाएंगे यानी कि सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या, तो इसमें हो जाएगा नहीं। जब अंदर से बाहर जाएंगे तब हाँ, बाहर से अंदर आएंगे तो ना, या फिर छोटे से बड़ा जाएंगे तो हाँ, और बड़ा से छोटे आएंगे तो ना। तो इस बात को नोट बना के लिख लीजिएगा ऐसे। चलिए, अब देखिए, जब 1 2 3 4 अनंत तक बना, इसको बोले हम लोग प्रकृत संख्या, लेकिन हम लोग देखे कि इसमें एक अधूरापन है और उस अधूरापन को पूरा किए, उसमें 0 ऐड करके तो अब बोले कि हाँ अब ये पूरा हो गया और इसको नाम दे दिया गया पूर्ण संख्या। लेकिन आगे यहीं तक सीमित नहीं रहा, अब आगे देखिएगा कहाँ समस्या आ रहा है। मान लीजिए गर्मी का जब दिन होता है हमारे यहाँ, तो क्या होता है, 30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तापमान, और धीरे धीरे जब सर्दी आने लगता है तापमान गिरने लगता है। 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जितना पानी होता है जमकर बर्फ हो जाता है नदी तालाब का। लेकिन यहीं तक नहीं रुकता है, उसके बाद भी और ठंडा होता है। जैसे 0 डिग्री हुआ, घटते घटते 0 डिग्री हुआ, लेकिन 0 डिग्री पे आके रुका नहीं, वो और ठंडा हो गया। तब उसको क्या बोलते हैं, तब हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस में ले जाने लगते हैं, -1 डिग्री -2 डिग्री। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक मंदिर है, ठीक ना, इसको आप लोग मंदिर मान लीजिए। अब मंदिर पर जाने के लिए ये मान लीजिए कि धरातल है, मंदिर पर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ी बना हुआ है, तब यहाँ पर पहुंचिएगा। ये पहला सीढ़ी, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इधर से ये घटेगा तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये पांचवा। लेकिन दूसरे तरफ क्या है, मंदिर की एक तरफ तो ये धरातल हो गया, लेकिन दूसरे तरफ एक तालाब है, ठीक ना। इसमें मान लेते हैं तालाब है, और तालाब में जाने के लिए भी यहाँ के बाद सीढ़ी है, ऐसे करके। तो ये भी काउंटिंग, जैसे हम लोग चढ़े तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जब जाकर दूसरी तरफ हम उतरने लगे तो ये हो जाएगा 5, उसके बाद 4,
उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0 पे आ गए हम धरातल पर। तो अब हम इसके नीचे जाएंगे तब क्या कहेंगे? जब 0 के भी नीचे जाएंगे तो उसका क्या नाम देंगे? तो हम फिर से 1 2 स्टार्ट कर देंगे। तो मान लीजिए कि हम 1 2 स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3, यहाँ पर 4। अब यहाँ पर कोई अगर रहता है तो पूछेंगे किस माने सीढ़ी पर हो, तो बोलेगा 2। तो आपको पता चलेगा कि ये वाला 2 है कि ये वाला 2 है। इसी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया कि इसमें माइनस लगा दिया गया। जैसे पहले वाले उदाहरण में बताया कि जब 0 से भी नीचे चला जाता है तापमान, तब उसको माइनस में 1 डिग्री, माइनस 2 डिग्री बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी जब 0 से भी नीचे जाता है तब उसको 1 2 लिखते हैं, लेकिन ऋण चिन्ह के साथ। जब पूर्ण संख्या का आविष्कार हुआ था तो वहां तो 0 तक ही था। पहले तो 1 2 से ही था, लेकिन उसमें अधूरापन हुआ तो उसको 0 डाल के पूरा किया गया। लेकिन जब आगे और बढ़ा तो 0 से भी अगर काम नहीं चला तब आगे जाकर -1 2 करना पड़ा। ये भी अनंत तक जाता था। तब एक नए संख्या का ग्रुप बना और उस ग्रुप को कहते हैं पूर्णांक, अंग्रेजी में इंटीजर। जब हमारा काम पूर्ण संख्या से भी ना फरियाया तब हम एक नए ग्रुप बनाना पड़ा और उसको हम लोग नाम दिए पूर्णांक। तो इसका परिभाषा कैसे हो जाएगा? तो इसका परिभाषा वही है कि माइनस अनंत डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस अनंत तक के संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। इसे बड़ा जेड से सूचित करते हैं। बड़ा जेड से सूचित करते हैं। चलो हम लोग बोलते हैं बड़ा जेड से सूचित करते हैं। तो कभी कभी क्लास में जब हम लिखवाते थे तो बड़ा जेड की जगह कोई ऐसे लिख देता था, बड़ा जेड। इससे संबंधित एक घटना याद आ रहा है विद्यालय का, कि जब कोरोना आया तो सब बच्चे पढ़ना लिखना भूल गए। यहाँ तक कि किस विद्यालय में जाते थे या कौन क्लास में पढ़ते थे ये भी भूल गए। अब किसको वहाँ पढ़ने का मतलब है? सब लोग कोरोना से तबाह हैं। अब जैसे ही कोरोना खत्म हुआ वैसे ही स्कूल में बच्चे पढ़ने गए और उसी समय हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ स्कूल में। और उस समय सारे बच्चे जो स्कूल आते थे सब बराबर हो चुके थे, पढ़ लिख कर कुछ याद नहीं था। तो गए हम 5वीं क्लास में और विषय था अंग्रेजी। उसमें से बुलाए एक लड़के को, आया, कहने कि आओ इधर, कहने कि ABCD सुनाओ। तो उसका जो जवाब था ना, उसको जवाब सुनकर कोई भी अपने हंसी नहीं रोक पाएगा। हम बोलने की ABCD सुनाओ तो वो बोला था कि सर काथी में सुनाई, बड़की में कि छोटकी में? अब तो मेरा हंसी नहीं रुक रहा था, लेकिन क्लास था उसका मजाक उड़ाते सब, तो इसलिए हम हंसे नहीं। कहने कि अच्छा ये बताओ तुमको किस में याद है, बड़की में याद बा कि छोटकी में? तू बोलता कि हमारा बड़की में याद बा। कहने की तो बड़की में सुनाओ, हम तोरा के छोटकी में याद करवा दें। तो रतने काफी बा कि कोरोना के बाद में ABCD 2 गो होला, बड़की में छोटकी में है, यह याद करे बड़ा काफी बा। और बोले में होला कि लिखे में इतना ध्यान नहीं खे, कोनो बड़ बात नहीं है। तो यही बात होता है। अब चलो यहाँ पे
पूर्णांक के विषय में बात कर रहे थे। पूर्णांक हो गया कि माइनस अनंत डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट प्लस अनंत तक जो संख्याओं का संग्रह हुआ उसको कहते हैं पूर्णांक, और इसे सूचित करते हैं z से। अब पूर्णांक को दो भाग में बांटा गया, दो ग्रुप कर दिया गया। एक कर दिया गया धन पूर्णांक और एक कर दिया गया ऋण पूर्णांक। एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को प्लस z से सूचित किए, ऋण पूर्णांक को z माइनस से। अब तो धन पूर्णांक किसको कहेंगे? तो धन पूर्णांक बोलेंगे 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक जाएगा। और ऋण पूर्णांक किसको कहेंगे? ये माइनस अनंत डॉट डॉट -3 -2 -1 तक का ये जो संग्रह है इसको ऋण पूर्णांक कहेंगे। अब इसमें समस्या ये आता है कि यहाँ से इधर हो गया ऋण पूर्णांक और यहाँ से इधर हो गया धन पूर्णांक, तो जीरो का हुआ। तो जीरो को हम न धन पूर्णांक मानते हैं न ऋण पूर्णांक, ठीक ना। इसको ध्यान रखना है। एक बात इसको नोट के रूप में लिखे लेते हैं। इस जीरो जो है शून्य न ऋण पूर्णांक है और न ही धन पूर्णांक। अब समझिएगा इस बात को। 1 से लेकर अनंत तक ये हो जाएगा धन पूर्णांक, और माइनस अनंत से -1 तक हो जाएगा ऋण पूर्णांक। अब बीच में बढ़ जाता है जीरो। अब जीरो को क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक के ऋण पूर्णांक। तो इसको कुछ नहीं बोला जाता है, न धन पूर्णांक बोलेंगे न ऋण पूर्णांक। तो इसमें एक समस्या ये आता है कि कुछ लोगों का मत ये हो जाता है कि जब पूर्णांक है तो उसको दो भाग में बांटे, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। और चूंकि जीरो न धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक, इसलिए जीरो पूर्णांक ही नहीं है। कुछ लोगों का ये तर्क होता है कि जीरो न धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक, इसलिए यह कोई पूर्णांक ही नहीं है। तो ऐसा बात नहीं है। जीरो एक पूर्णांक है, लेकिन हम इसको न धन पूर्णांक मानते हैं न ऋण पूर्णांक, लेकिन जीरो जो है एक पूर्णांक है, हम इसको ये कहेंगे। तो चलिए अब इसका पहले वाला जो ग्राफ बनाए थे उसमें देखते हैं कैसा बात है। ये हो गया था हमारा प्राकृत संख्या, और इससे काम नहीं चला था, एक दूसरा ग्रुप बनाना पड़ा, उसका नाम पड़ा पूर्ण संख्या। जब इससे भी काम नहीं चला तो एक और संख्या बनाना पड़ा, ग्रुप बनाना पड़ा, और उसको नाम देना पड़ा पूर्णांक। अब वही वाला नियम लगाते हैं जैसे यहाँ हुआ था कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा इस ग्राफ का हम उपयोग करेंगे। तो चलिए पूर्णांक के बारे में इतना बना लीजिए, लिख लीजिए, और ये हो सकता है तो इसको भी बना लीजिए साइड में कहीं। चलिए आगे। अब इतना हुआ तो इससे भी काम न चला। इतना करने के बाद इससे भी काम नहीं चला तो कहाँ समस्या आने लगा? अब देखिए, प्राकृत संख्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ, पूर्णांक हुआ, लेकिन अब समस्या कहाँ उत्पन्न हुआ कि मान लीजिए कि हम सेब की कोई गिनती कर रहे हैं, 1 सेब 2 सेब 3 सेब। अब मान लीजिए सेब को कोई हाफ किया, हाफ सेब को आधा खा लिया, आधा वहीं पे छोड़ दिया, तो अब वो उसको कैसे गिनेंगे? 1 2 और उसके बाद तो आधा है, तो ना उसको 3 बोल सकते हैं ना हम 2 बोल सकते हैं, क्योंकि 2 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और 3 से थोड़ा सा कम। ना वो 2 ही है ना वो 3 है। तो अब यहाँ पर इसका कमी
झलकने लगा कि ये संख्या में कहीं ना कहीं अभी भी अधूरापन है, क्योंकि हम इस प्रकार की संख्या जो दो से ज्यादा हो और 3 से कम हो, उसका हम तो इसमें कहाँ कर पाएंगे। ना वो दो है, ना वो 3 है, ना वो -2 है, ना वो -3 है। इसलिए हमें पुनः एक नई प्रकार की संख्या के संग्रह को परिभाषित करना पड़ा, बनाना पड़ा। और वो संख्या का जो संग्रह है, उस संग्रह को बोलते हैं परिमेय संख्या। जब पूर्णांक से भी हमारा समस्या हल नहीं हुआ गिनती का, तब हमें एक और नए संख्या के संग्रह का जरूरत पड़ा, और उस संग्रह को कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो जो परिमेय संख्या का समूह हुआ, इसमें सब आ जाएगा, -1/2, -1.5 जिसको बोलते हैं 1.5, या फिर -3/2 और 3/2, या फिर 2.5, जैसा कि पहले हम उदाहरण में लिए थे कि 2 सेव और आधा सेव बचा था, तो इसको 2.5 बोलते हैं, या 2.5, या फिर 5/2। तो इस समस्या से हमारे कुछ समस्याओं का समाधान हुआ कि अगर कोई संख्या पूर्ण न होकर भाग के रूप में भी है, तो उसको भी हम इस संख्याओं के माध्यम से गिनती कर पाएंगे, दर्शा पाएंगे कि वो संख्या कितना है, उसका गणना कर पाएंगे कि वो संख्या कितना है। तो जैसे जैसे हमारा समस्या बढ़ते गया, वैसे वैसे हम संख्याओं के नए नए समूह और संग्रह को खोजते गए, उसका इस्तेमाल करते गए। तो अब बात आता है कि परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा ऐसे होता है कि वैसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं हो 0 के। चलिए लिख देते हैं, वैसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q बराबर नॉट 0। तो परिमेय संख्याओं का ये परिमेय संख्या का परिभाषा ऐसे होता है कि वैसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q बराबर नॉट 0। यहाँ पर जो बात है, P और Q कोई पूर्णांक हो, और दूसरा बात है कि Q बराबर नॉट 0, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको ध्यान में जब नहीं रहता है तो हम परिमेय संख्याओं को पहचानने में गलती कर देते हैं, भूल कर देते हैं कि ये परिमेय संख्या होगा या फिर नहीं होगा। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि पाई क्या है, तो ऐसे सबको जानते हैं पाई परिमेय संख्या है, लेकिन पूछ देता है, अगर बोल देगा कि P/5 लिख दिए, तो इसको तो P/Q के रूप में लिख दिए हैं। जहाँ पर P बराबर पाई है और Q बराबर 5 है और 5 0 बराबर नहीं है, तो इसको परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ये काम करता है कि P और Q जो है, ऊपर वाला नीचे वाला, उससे पूर्णांक होना चाहिए। तो पाई जो है पूर्णांक नहीं है, इसलिए जो P/5 है ये परिमेय संख्या नहीं है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। और ये ध्यान में रखने वाला चीज है कि P और Q जो है पूर्णांक होना चाहिए, माइनस हो या प्लस वाला हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव,
और Q जो नीचे वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा ऊपर में, जैसे कि अगर कोई पूछे 0 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो इसको बोल देंगे परिमेय संख्या है। तो बोलेगा कोई कि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं है, तो नीचे हम डाल देते हैं 1। अब हो गया P बटा Q के रूप में, जहां पर 0 हो जाएगा P और 1 हो जाएगा Q। 0 भी एक पूर्णांक है जैसा कि हम बताए थे, और 1 भी एक पूर्णांक है, और 1 जो है 0 के बराबर नहीं है। तो हमारा तीनों के तीनों शर्त पूरा हो गया। P बटा Q के रूप में लिख भी दिए, P और Q पूर्णांक भी हो गए, और Q जो है नीचे वाला हर वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 बटा 1 जो हो गया परिमेय संख्या हो गया। इसके बराबर 0 होता है, इसलिए 0 भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लगता है कि ये बस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हाँ, इसको परिमेय संख्या को R से सूचित करते हैं, लिख देते हैं। इसे R छोटे r लिखते हैं। इसे R से सूचित करते हैं। और फिर हम वही ग्राफ बनाएंगे, क्या कि पहले प्राकृत संख्या था, उसमें कुछ ऐड किए तो ये पूर्ण संख्या बन गया, 0 ऐड किए तो। उसके बाद उसमें निगेटिव संख्या जोड़े तो ये पूर्णांक बन गया, और इसमें भिन्नात्मक संख्या जोड़े तो ये आपका परिमेय बन गया। फिर वही कहानी है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, सभी प्राकृत संख्या परिमेय है, लेकिन सभी परिमेय संख्या न तो पूर्णांक है, सभी परिमेय संख्या न तो पूर्ण संख्या है, सभी परिमेय संख्या न तो प्राकृत संख्या है। इस ग्राफ को हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे, जब अंदर से बाहर जाएंगे तो हाँ होगा, और जब बाहर से अंदर आएंगे तो ना होगा। एक और बात है इस प्रश्नावली के अंतर्गत, वो है संख्या रेखा। इस संख्या रेखा क्या होता है? तो संख्या रेखा कुछ नहीं है, जब रेखा पर संख्या को चढ़ा दिया जाता है तो संख्या रेखा बन जाता है। सिंपल सी बात, कोई बात नहीं है। अगर कोई आप परिभाषा के रूप में देखना चाहते हैं तो चलिए लिख देते हैं, संख्या रेखा। जब किसी रेखा पर व्यवस्थित तरीके से संख्याओं को अंकित किया जाता है, तब उसे संख्या रेखा कहते हैं, अंग्रेजी में नंबर लाइन। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई रेखा हो गया। अब रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, बिंदु क्या होता है, अभी नहीं बताएंगे, जब हम ज्यामिति पढ़ाएंगे तब बताएंगे। मान लीजिए कि ये रेखा हो गया। अब बात होता है कि जब किसी रेखा पर व्यवस्थित तरीके का मतलब क्या है कि कुछ एक खास नियम है, वैसे नहीं कुछ कर सकते हैं। जैसे संख्या रेखा बनाने के लिए क्या किया जाता है कि एक रेखा ली जाता है, कहीं पर भी एक बिंदु अंकित किया जाता है और उसको शून्य मान लिया जाता है। अब इसकी दाईं तरफ एक समान मात्रक लेकर अलग अलग बिंदु बना दिया जाता है।
ये जो दूरी है ये समान होता है, 1 सेंटीमीटर हो 1 इंच हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार जितना भी लें। और इन सब पर 1 2 3 4 5 आगे जहां तक जाएगा ऐसे लिखेंगे। और इसकी बाईं तरफ जब जाते हैं तो -1 उतना ही दूरी पर, -2 उतना ही दूरी पर, -3, ये संख्या रेखा कहला गया। अब मान लीजिए कि हमें 1/2 को दर्शाना हो, तो 1/2 होता है 1 और 0 के ठीक बीच में, तब ये वाला हमारा बिंदु हो जाएगा 1/2। वैसे ही हमें मान लीजिए कि 3.7 दर्शाना हो, तो ये कहाँ हो जाएगा, 3 और 4 के बीच होगा, और 3.5 से कुछ ज्यादा होगा, यानी 3.5 यहाँ होगा, तो ये लगभग यहाँ, ये जो है बिंदु हमारा दर्शाएगा 3.7 को। तो ये संख्या रेखा हो गया। तो ये जो हमारा था प्रश्नावली 1.1 का बेसिक यहाँ से समाप्त होता है, इतना ही पढ़ना था। इसके बाद कल उदाहरण और प्रश्नावली 1.1 देख लिया जाएगा अगले क्लास में। ये लंबा हो जाएगा, लगभग लंबा हो ही गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, समझना है और कुछ करना नहीं है। कल मिलते हैं फिर और इसके आगे करवाते हैं प्रश्नावली का हल। चलिए, धन्यवाद।